हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 MCQs मॉडर्न इंडिया पर, और ये मॉडर्न इंडिया का 6th प्रैक्टिस सेट है। अब तक मैंने टोटल 5 प्रैक्टिस सेट मॉडर्न इंडिया पर अपलोड कर दिए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। और साथ में अभी क्विज लिंक एक्टिव है, तो इंस्टाग्राम पर जाएँ और क्विज लिंक को एक्सेस करें। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो सबसे पहला सवाल है, द बुक नील दर्पण इज एसोसिएटेड विथ। ये एक प्ले है, ठीक है, और इसको बंगाली में लिखी गई थी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्ले जो है वो एक रेबेलियन को बहुत ही स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचा रहा है, नरेट कर रहा है एक प्ले के माध्यम से। तो ऑप्शन है द 1857 रिबेलियन, द संथाल, इंडिगो एंड डेक्कन। तो नील दर्पण जो है वो द इंडिगो रेबेलियन से रिलेटेड है, जो कि होता है सेंट्रल और ईस्ट बंगाल में 1859-60 के टाइम पे, ठीक है, 1859-60 के टाइम पे। तो नील दर्पण का यहाँ पर लिटरल मीनिंग होता है ब्लू मिरर। आप इसको नील से इंडिगो मत समझना, मगर ये प्ले पूरी की पूरी तरह से इंडिगो रेबेलियन को दर्शाता है कि क्यों हो रहा है, किस प्रकार से प्लांटर्स जो है वो किसानों को सप्रेस कर रहे हैं, अप्रेस कर रहे हैं, तरह तरह के मसल मैन का इस्तेमाल करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की, नील की खेती करवाते हैं। अगला सवाल, नील दर्पण वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हूम। किसने नील दर्पण का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, माइकल मधुसूदन दत्ता, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो करेक्ट आंसर है माइकल मधुसूदन दत्ता। अब देखिए, दीनबंधु मित्र ने ही इसको लिखा था बंगाली में सबसे पहले, ठीक है, बंगाली में, और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया माइकल मधुसूदन दत्ता। और इस इंग्लिश ट्रांसलेशन का पब्लिकेशन करता है एक क्रिश्चियन मिशनरीज जिसका नाम होता है रेव जेम्स, ठीक है। और इस चीज़ को पब्लिश करने के चक्कर में इस इंसान को ट्रायल फेस करना पड़ता है और साथ में फ़ाइन देना पड़ता है और कुछ साल जेल में बिताना पड़ता है। इसलिए ये ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट में या कॉलोनियल रूल में कोर्ट किस तरीके से इस चीज़ को देख रही थी, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, फर्स्ट लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट एट डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ टीनेंट्स एज ऑक्यूपेंसी राइट। सबसे पहला एक कानूनी हक दिया गया रैयत्स को कि उनका अधिकार है कि ज़मीन पर उनका ऑक्यूपेंसी राइट हो, ठीक है, मालिकाना हक उनका हो। तो किस लेजिस्लेशन या किस एक्ट के तहत ऐसा हो पाया था? ऑप्शन है रेंट एक्ट 10 ऑफ 1859, बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885, ठगी एक्ट 1836 और द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिफॉर्म एक्ट 1879। तो ये होता है रेंट एक्ट 10 1859। ये देखिए सेम टाइम है इंडिगो रेबेलियन का, ठीक है। तो पहली बार, फर्स्ट टाइम उनके अधिकार को रिकॉग्नाइज किया गया, उनके अधिकार को दिया गया, वो इस एक्ट के तहत। अगला सवाल, बिहार विटनेस्ड रिबेलियन अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन इन दरभंगा एंड चंपारण इन विच ईयर। बिहार में भी नील की खेती होती थी, आपको याद होगा जब महात्मा गांधी आते हैं, चंपारण सत्याग्रह इसी के खिलाफ शुरू होता है। तो हुआ क्या, जब बंगाल में इंडिगो रेबेलियन होता है तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो शिफ्ट करने लगते हैं बिहार की तरफ, ठीक है। और बिहार में रेबेलियन को या थोड़ा सा भी कुछ एजिटेशन हो रहा है उसको दबा लिया जाता था प्लांटर्स के द्वारा। तो वहाँ पर ज़्यादा सरकार का इंटरफेरेंस था नहीं, जिस चक्कर में इंडिगो प्लांटेशन वहाँ पर 1970 तक चलते रहता है, ठीक है। जब तक गांधी जी नहीं आते तब तक ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन उससे पहले भी बिहार के जो पेजेंट है और जो ज़मींदार से जो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे वो विद्रोह करते हैं। तो दरभंगा और चंपारण के इलाके में ये विद्रोह हुआ। तो ये कब हुआ? ऑप्शन है 1862, 70, 74, 90। तो ये होता है 1874 में, ठीक है। मतलब 1859 में इंडिगो रिबेलियन होता है। उसके कुछ साल के बाद बिहार में भी इसके खिलाफ विद्रोह होता है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना कि बंगाल में हो पाता है। अगला सवाल, द एग्रेरियन लीग वॉज फॉर्म्ड इन। यह यूसुफजाई डिस्ट्रिक्ट में, पाबना जगह है बंगाल में, ठीक है।
तो ये कब बनता है? ऑप्शन यही है 1867, 70, 73, 79। तो ये बनता है 1873 में। ठीक है, देखो इनका बनाने का मकसद क्या होता है। ये लीग जो बनती है ना, ये पैसे कलेक्ट करती है और इस पैसे का इस्तेमाल करती है ज़मींदार्स पर केस करके उसको लड़ना। तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो उस चीज़ को फंडिंग करते थे वो इस लीग के माध्यम से। और ये लीग धीरे धीरे बंगाल के बहुत सारे एरिया में फैलता चला गया। और एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे नोटिस करो, जितने भी विद्रोह 1857 के पहले हुए हैं, वहाँ पर कोई भी किसान या कोई भी ज़मींदार कोर्ट नहीं जा रहा है, ठीक है, सरकार के खिलाफ। लेकिन 1857 के बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इमर्ज होता है। पहला तो ये कि जो रेबेलियन कर रहे हैं पेजेंट्स, ज़मींदार्स, ये लोग कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। और यदि कई बार ऐसा भी हुआ कि अगर पेजेंट्स को खुद इंडियन ज़मींदार के खिलाफ जाना पड़ रहा है तब भी जा रहे हैं, और कई बार पेजेंट्स और ज़मींदार इकट्ठे होकर अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट है तो उसके अगेंस्ट भी कोर्ट जा रहे हैं। और एक दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये होता है 1857 के बाद कि पहले में जितने भी रिवॉल्ट हो रहे थे वहाँ पर कहीं पर भी जो मिडिल क्लास है, जो एक एडुकेटेड पढ़ा लिखा वर्ग था, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन 1857 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे एसोसिएशन, समाज, सभास इमर्ज होते हैं बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, बंगाल प्रोविंसेस में, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं पेजेंट्स को, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और डिफरेंट कैरेक्टर इमर्ज हो रहा है कि किसानों को भरोसा है ब्रिटिश रूल पर, उनकी न्याय पर, लेकिन उनको दिक्कत है जो ऑफिशियल्स इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर जो ज़मींदार्स उनको तबाह कर रहे हैं, उनको सप्रेस कर रहे हैं। अगला सवाल, द डेक्कन रायट्स ब्रोक इन, ठीक है, डेक्कन में भी रायट हो जाती है। यहाँ पर लड़ाई होता है बेसिकली मराठा कुंबी पेजेंट्स और साहूकार्स के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टसल होता है और फाइनली बहुत ज़्यादा ताना तानी होने के चक्कर में रायट ब्रोक हो जाता है। तो कब होता है? 1875, 80, 82, 86 होता है रायट ब्रोक 1875 में, ठीक है। और इनका जो मेजर अटैक होता है, ऐसा नहीं कि वो साहूकार को मार रहे हैं या फिर वायलेंट है, इनका अटैक होता है जो भी डेट बॉन्ड है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें दर्ज है कि किस किसान ने कितने पैसे लिए, कितना जो भी है पूरा डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वो उन पेपर वर्क को अटैक करते थे, ठीक है। तो किसानों के अंदर एक समझ आ गई कि जो उनका टूल ऑफ ऑपरेशन है, कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा वेपन की तरह इस्तेमाल होता है उनको सप्रेस करने के लिए, वो था रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उनको ही जला देते थे, उनको ही अटैक करने लगते थे। तो डेक्कन राइट इस तरीके का राइट था और ये बहुत इंटरेस्टिंग राइट देखने में था, क्योंकि इंडिगो में देखोगे तो मतलब फेस टू फेस लड़ाई हो रहा है प्लांटर्स, मनी लेंडर्स और पेजेंट्स में। लेकिन यहाँ पर लड़ाई तो हो रहा है, लेकिन मेन अटैक क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडिगो रेबेलियन इज और आर, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आप एक बात समझ लो, इंडिगो रेबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएंगे इस पर, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो, जितने अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो। तो ऑप्शंस है, द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859-60 वाज द मोस्ट मिलिटेंट, बिल्कुल सही, मिलिटेंट हो गया। क्यों? क्योंकि प्लांटर्स जो थे वो अपने कुछ मसलमैन को भेजते थे और पेजेंट्स जो है वो भी अटैक कर रहे थे उनके दुकान, जितना भी उनका सिंबल था ऑपरेशन का, सब चीज़ को, ठीक। अगला ऑप्शन, द प्लांटर्स यूज्ड टू मेंटेन अ बैंड ऑफ लठैल्स, जिनको हम आर्म्ड ट्रेनर्स कहते हैं, टू क्वेट्स द एजिटेटिंग पेजेंट्स, बिल्कुल सही। जो प्लांटर्स थे ना, वो कुछ लोगों को रखते थे जिनको कहते थे लठैल। लठैल मतलब जो इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लाठी वगैरह, या उनके पास कुछ भी है ट्रेडिशनल चीज़ लड़ने के लिए, तो वो इनका इस्तेमाल करते थे किसी भी पेजेंट का मुंह दबाने के लिए अगर कोई भी उनके खिलाफ जा रहा है। तो ये भी सही है। और इसी चक्कर में ये मिलिटेंट भी हो जाता है कि इधर से आप एक अपने लठैल मतलब आर्म ट्रेनर को भेज रहे हो तो पेजेंट भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन, द रेबेलियन बिगेन एट गोविंदपुर विलेज इन नादिया डिस्ट्रिक्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, ये भी सही है। ये विद्रोह जो शुरू होता है वो गोविंदपुर गांव से होता है जो कि नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, और लीडरशिप में ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास।
अगला ऑप्शन, द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वर्चुअली वाइप्ड आउट फ्रॉम बंगाल इन 1860। सही है, वर्चुअली वाइप्ड आउट हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली वाइप आउट होने में 1863 थोड़ा टाइम लगता है। धीरे धीरे सभी जगह से फिर इंडिगो प्लांटेशन खत्म होने लगता है बंगाल में, और सीधा शिफ्ट होने लगता है किस तरफ, बिहार की तरफ। ठीक है, अगला सवाल, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वॉज पास्ड इन। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट मतलब अब सरकार का कंट्रोल हो गया जंगलों पर, उन्होंने जंगल को 3 भाग में बांट दिया। तो ये कब एक्ट आया? ऑप्शन है 1864, 68, 78, 88। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 1878 में ये फॉरेस्ट एक्ट आता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर्म्ड एट द अर्लीस्ट। ठीक है, इन सारे एसोसिएशन में सबसे पहले कौन सा एसोसिएशन बना था? ऑप्शन है लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव और बॉम्बे। तो देखो, लैंड होल्डर बनता है 1838 में, ब्रिटिश इंडियन 1851 और ये दोनों 1852 में। तो करेक्ट आंसर हो गया पहला। अगला सवाल, द लेक्स लोकी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। एक एक्ट पास होता है लेक्स लोकी एक्ट, जो कि अगर कोई भी हिंदू क्रिश्चियन बनता है तो इसके पास अधिकार है कि वो अपने पिताजी का या एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहता है कि हिंदूज जो मेंबर्स हैं वो इसके बहुत अगेंस्ट एजिटेट भी करते हैं। तो ये एक्ट कब पास हुआ? 1830, 1840, 1850, 1860। तो ये एक्ट पास होता है 1850 में। अगला सवाल, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कब पास हुआ? 1878, 82, 84, 88। तो ये पास होता है 1878 में। अगला सवाल, द इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय होम। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन 1876, ऑल द अबव। सारे करेक्ट है, इन दोनों ने मिलकर 1876 में इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट राजा राधाकांत देव। इनमें से कौन से स्टेटमेंट राजा राधाकांत देव के लिए गलत हैं? ही फाउंडेड धर्म सभा इन 1829, बिल्कुल सही। जिस साल सती एबॉलिश हुआ उसी साल इन्होंने धर्म सभा को स्थापित किया। ही सपोर्टेड द एबॉलिशन ऑफ सती, नहीं, इसी के खिलाफ स्थापित किया था। जब विलियम मेंटिक ने 1829 में सती को एबॉलिश कर दिया तो ये उनके खिलाफ में धर्म सभा को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये वाला आंसर क्या है? इनकरेक्ट है। ही सपोर्टेड द फीमेल एजुकेशन, हाँ ये सही है। ये बहुत ही आयरॉनिकल है कि एक तरफ वो सती सिस्टम को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ सती होना चाहिए, और दूसरी तरफ वो फीमेल एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग और आयरनी जैसा चीज़ मुझे लगता है। तो राजा राधाकांत देव भी इम्पोर्टेंट आदमी हो जाते हैं क्योंकि इनका कांस्टेंट टसल फिर राजा राम मोहन राय के साथ होने लगता है सती के इशू पर और बाकी भी चीज़ों पर, जिसमें राजा राम मोहन राय रिफॉर्म की बात करते हैं। अगला सवाल, द मैक्सिमम एज फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ अपेयरिंग इन ICS वॉज लोअर्ड फ्रॉम 21 to 19। मतलब 21 साल थी ICS इंडियन सिविल सर्विस में एग्ज़ाम देने की, फिर उसको घटाकर 19 हो गई। और इससे और ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है इंडियंस के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम्स होता है लंदन में, साइमल्टेनियस एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। दूसरा सिलेबस का भी अलग है कि जो लंदन में एग्ज़ाम हो रहा है तो सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेकर। तो इसको कम किसने किया? डलहौसी, लिट्टन, रिपन और मिंटो ने। तो ये कांड करने वाले थे लिट्टन साहब। इन्होंने लिट्टी खाते खाते एज कम कर दी कि इंडियंस को बाहर ही रखो ICS से। तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से इंडियंस को पीछे रखना, अपने ही देश में गुलाम बना के रखना, और उनके खुद के देश का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो अपने सारे ऐश आराम, प्रॉफिट, इकोनॉमी, फलाना ढिमकाना सब चीज़ के लिए, लेकिन इंडियंस को ही बाहर रख रहे हो। ठीक है, तो ये कांड करने वाले इंसान थे लिट्टन साहब। इन्होंने बहुत सारे कांड करे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनकी देन है, आर्म्स एक्ट भी इनकी देन है जो कि इतना रैशियली डिस्क्रिमिनेटेड था, क्योंकि आर्म्स एक्ट यूरोपियन और यूरोशियन पे अप्लाइड नहीं हो रहा था, सिर्फ इंडियंस पे हो रहा था, जिसको बाद में जाकर रिपन ठीक करते हैं। और देखो लिट्टन जो थे वो कंजर्वेटिव थे, तो उनका सोच भी वैसा ही कंजर्वेटिव तरीके से चलता था चीज़ों को लेकर। अगला सवाल,
लॉर्ड लिटन इंट्रोड्यूस्ड द रैशियल आर्म्स एक्ट इन 1878। बिल्कुल सही, इन्होंने ही कांड करा था इस रैशियल आर्म्स एक्ट का 1878 में। लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया एक अच्छे आदमी ने कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना इंडियंस और यूरोपियंस या फिर यूरेशियंस के बीच, तो ख़त्म किया जाए। तो किसने करा? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन 1880, रिपमन 1882, डफरिन 84, लैंसडाउन 1888। तो भाई साहब इनका सही जवाब है रिपन साहब। रिपन ने इस रैशियल चीज़ को रिप कर दिया। रेस्ट इन पीस, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इंस्टाग्राम पर जाएं, क्विज लिंक दी गई है। क्विज लिंक अभी 1 फेब तक ओपन रहेगी, एक्टिव रहेगी। आप एक्सेस करें, 40% से ज़्यादा स्कोर करें और ई सर्टिफिकेट प्राप्त करें। धन्यवाद।